हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। सिखाते हैं कुछ आपको नया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप संपूर्ण बैच है इसको ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप लोगों को ये पर्टिकुलर बैच है ये मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक हरियाणा जीके की बुक भी है। इस किताब को आप ले सकते हैं। ये किताब आप लोगों को अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करिएगा और बेनिफिट उठा लीजिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था और मैंने ये भी कहा था तीनों युद्ध के बारे में बताना। कुछ बच्चों ने बहुत डिटेल से लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, ये बाबर के साथ में हुआ था। और के साथ साथ बाबर के साथ कौन था, इब्राहिम लोदी था। लोदी वो सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान जो अपने युद्ध भूमि में ही मारा गया। लोदी की मस्जिद भी यहीं पे ही बनी हुई है। बाबर जीत गया था, जीतने की खुशी में पानीपत में इसने मस्जिद भी बनवाई है, और काबुली बाग मस्जिद अपनी पत्नी के नाम से ही। और के साथ साथ जो है ना, बाबर की सेना जहां आके रुकी पानीपत में, उस गांव का नाम बाबरपुर हुआ, लेकिन आगे जाके इसको मनोहर लाल की सरकार में बदल के गुरु नानकपुर कर दिया गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। तब अकबर अकबर की तरफ से जो है ना वो बैरम खां थे, क्योंकि अकबर तो बहुत छोटा था। और के साथ साथ में एकमात्र हिंदू सम्राट उस टाइम पे हेमू, जो हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था, हेमू हार गया था और बैरम खां या अकबर जो है ना ये जीत गए थे। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के दौरान हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो है, और के साथ साथ बीच में कौन थे, मराठा थे। तो मराठा इसके अंदर जो है ना हारे थे। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। तो ये पानीपत के 3 युद्ध थे आपके। अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने अपनी सभी मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन है, ये खोलने के बारे में बात की है। तो इसके बारे में अगर बात की है, कैंटीन की घोषणा की है, तो राज्य में ऐसी कितनी अनाज मंडियां, APMC मंडी है ये हो जाएगी, या टोटल जो है ना मंडी हमारे पास में इतनी है अभी फिलहाल के लिए। तो इसका ठीक आंसर हमारे पास में रहेगा 240, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या ठीक रहेगा आपका, 240 सी वाला ऑप्शन जो है ना ठीक रहेगा। ये APMC क्या होता है सर, APMC का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के नाम से इसको जाना करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने 8 अप्रैल 2025 को यमुनानगर जिले के रादौर में, सरस्वती नगर में, इन दोनों जगह पे अनाज मंडी अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया है। और उन्होंने घोषणा की इस प्रकार की कैंटीनें राज्य की सभी 240 मंडियों में स्थापित कर दी जाएगी, जिससे किसानों और मजदूरों को सस्ती दर पे भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। पहली तो बात यह कि APFC का फुल फॉर्म तो आपके पेपर में आ ही सकता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ये एक सरकारी लाइसेंस प्राप्त बाजार होता है, बाजार कह लो या मंडी कह लो, जिसमें क्या होता है कि किसान आते हैं और किसान अपनी फसल जो है ना यहाँ पे आके बेच सकते हैं। और ये बाजार चलता है APMC एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट एक तो ये है कि किसी किसान के साथ में कोई ठगी ना हो, तो ठगी से बचा सके ये, इसका टारगेट ये है। दूसरा टारगेट ये है कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनकी बिक्री के अंदर पारदर्शिता लाना उनका सीधा सीधा टारगेट है। पारदर्शिता लाना मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंसी लाना, कोई प्रकार की भ्रष्टाचारी वहां पे उनको देखने को ना मिले। इसके अलावा जो मिडिल मैन है, जिसको आप लोग कहा करते हो मध्यस्थ के नाम से जाना करते हो, तो इन मध्यस्थों को कम करना है, ठीक है ना। सीधा सीधा टारगेट ये है सरकार का। इसके अलावा चौथा टारगेट इनका ये हो सकता है कि किसानों को उनका उचित मूल्य, क्योंकि मिडिल मैन क्या करते हैं बीच में से, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि सरसों का भाव लगभग जो है ना 5900 के आसपास का है, 5900 6000 के आसपास का है, 5900 समथिंग का है, ठीक है ना। लेकिन मिडिल मैन क्या कर रहे हैं, यही सरसों को 5700 रुपये ले रहे हैं पर क्विंटल के हिसाब से, वो 200-300 रुपये बचा रहे हैं। इसके हिसाब से वो जो ना एक एक पर किसान से ही 14-15 हज़ार 20 हज़ार, मतलब मान लेते हैं किसी की 1 एकड़ में सरसों है, एक एवरेज निकाल लेते हैं कि उसके 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल सरसों हुई होगी, तो 7-8 क्विंटल के हिसाब से वो 2000 भी बचा रहा है, तो लगभग 14-15 हज़ार रुपये बचा गया, वो 1 एकड़ पे बचा गया। अभी ये आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा। तो इन चीज़ों से ये मिडिल मैन जो है ना ग्रो करते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, ठगी हो जाती है। तो उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। नीलामी के माध्यम से भी बिक्री करवाई जाती है मंडियों में, तो ये भी APMC ही करवाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना अब क्या होता है सर, रिफॉर्म किया गया था केंद्र सरकार ने 2020, जो नए कानून आए थे ना, उसमें कृषि कानूनों के तहत APMC के बाहर भी फसल बेचने की छूट दे दी थी। हालांकि वो कानून अब वापस हो गए हैं, अब नहीं है आपके।
अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है एपीएमसी का? इसको ई नाम के नाम से जाना करते हैं। ई नाम, ई नाम का मतलब क्या है सर? ई नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक है और नाम का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसान अपनी फसल डिजिटल तरीके से, जैसे हरियाणा में मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा के फसल बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा में स्टार्ट की गई अटल किसान मजदूर कैंटीन है, इसका उद्देश्य क्या है वैसे? तो इसका उद्देश्य है कि जो महिला और स्वयं सहायता समूह है इनको सशक्त बनाना। आप कहोगे सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है और महिला है, इनको कैसे सशक्त बनाया जाएगा, इनको कैसे हेल्प किया जाएगा, इनको कैसे एम्पावर किया जाएगा? क्योंकि अटल किसान मजदूर कैंटीन है, इसमें जो एक्चुअली खाना वगैरह बनाने का काम होगा ना, वो ये कैंटीनों का संचालन है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ही कर रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह ही इन कैंटीन का संचालन कर रहा है, इसलिए इनको सशक्त बनाना या महिला सशक्तिकरण का ही एक सीधा सीधा या वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ही सीधा कदम है ये सरकार का। हाल ही में संरक्षित घोषित किए गए हरियाणा के मिथाथल और तिग्राना हड़प्पा स्थल के बारे में कौन सा कथन है वो ठीक रहेगा? ये मैंने अभी आपको रिसेंट एक क्वेश्चन इसका पढ़ाया था, लेकिन ये सिविल स्टाइल का क्वेश्चन मैंने तैयार किया है आपके लिए। मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हो, हरियाणा सिविल्स की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे अपनी इस क्लास में हरियाणा सिविल्स को प्रिपेयर करने के लिए पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप आसानी से पढ़ सकते हो क्योंकि आपको उसी लेवल का ही कंटेंट यहाँ पे दिया ही जाता है। तो छोटी से छोटी बात, बेसिक से बेसिक, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और उसको उसकी डिटेल जितनी हो सकती है एग्जाम के ओरिएंटेड वो सब बताई जाती है यहाँ पे। तो खैर इसमें पहला जो ऑप्शन है आपके पास में कि मिथाथल स्थल को हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल अधिनियम 1964 के तहत संरक्षित घोषित किया गया है। तिग्राना स्थल से ताम्रपाषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। मिथाथल स्थल की खुदाई सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1922 के अंदर की गई थी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ना वो पहला और दूसरा है वो ठीक रहेगा। ये नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीजन बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहली तो इसकी रिसेंट डिक्लेरेशन बताता हूँ, वो क्या है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भिवानी में मिथाथल और तिग्राना जो है ना इन दोनों हड़प्पा स्थलों को सुरक्षित स्मारक और पुरातत्व स्थल घोषित किया है, यानी कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया है ये। हरियाणा प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक अधिनियम 1964, हरियाणा एंसेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एक्ट 1964, इसके तहत इनको घोषित किया गया है। टोटल 10 एकड़ एरिया है, इसको सुरक्षित घोषित किया गया है और बाढ़बंदी, गार्ड तैनाती वगैरह के सुरक्षा के उपाय है यहाँ पे किए जाएंगे। मिथ्याथल जो है ना एक ऐतिहासिक स्थल है, 1913 में यहाँ पे समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे। खुदाई का कार्य 1968 में हुआ था। ताम्र कांस्य युगीन यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मिली है, जैसे कि जले हुए मिट्टी के बर्तन हैं, ज्यामितीय डिज़ाइन है, मोती और चूड़ियाँ, टेराकोटा वस्तुएं, शहरी नियोजन और वास्तुकला, ये सब कुछ मिथ्याथल से ही मिले हैं आपके। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 2016, 2020, 2021, 2024 में यहाँ पे खुदाई करवाई थी। तिग्राना जो सेंटर है आपका, ये 2400 ईसा पूर्व में ताम्रपाषाण कालीन कृषि समुदाय यहाँ पे बसा हुआ था। प्रारंभिक बसने वाले सोथियन थे यहाँ पे, वे मिट्टी के ईंटों से बने हुए घरों में रहते थे और छतें जो है ना वो फूस की, घास फूस की हुआ करती थी। बर्तन जो थे ना इनके काले और सफ़ेद डिजाइन वाले हुआ करते थे। मनके के प्रमाण मिले हैं। हरी कार्नेलियन चूड़ियाँ जो है ना वो भी यहाँ पे मिली है। तिग्राना में सीसवाल सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा पूर्व सभ्यता, सीसवाल से भी पूर्व की सभ्यता और के साथ साथ हड़प्पा के बाद की सभ्यता, इनके अवशेष यहाँ पे देखने को मिले हैं हमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर रेफरेंस लेके चलते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु घाटी नदी के किनारे लगभग आपका 2500 ईसा पूर्व के टाइम पे। यह मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ साथ की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा और कांसा ही इसमें यूज होता था, लोहे के बारे में ये नहीं जानते थे। दयाराम साहनी ने इसकी सबसे पहले खुदाई करवाई थी 1921 के अंदर, और 1922 में तो राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ऑप्शन में ये था, इस करके गलत था आपका वो। और सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम पे महानिदेशक के रूप में ये खुदाई हुई थी आपकी। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस हरियाणवी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है चेतना सार सर ने, चेतना सार सर ने जीता है। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है। इस सम्मान के लिए उन्हें फिल्म में दमदार अभिनय के लिए चुना गया है। हरियाणवी के लिए गर्व की बात है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनको सम्मान मिला। हरियाणा पावर परचेज सेंटर एचपीपीसी और जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के बीच में कितने सालों के लिए 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता हुआ है आपका? तो ये टोटल पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, टोटल
25 सालों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 30 जनवरी 2025 का इसका अनाउंसमेंट था, अभी इसको फाइनलाइज कर दिया गया है, ठीक है ना, अभी अप्रैल में बिल्कुल फाइनल हो गया है और उस टाइम पे इसका अनाउंसमेंट हुआ था। और इसके बाद में जो है ना 25 साल का ये अनाउंसमेंट है अब, और इसमें 800 मेगावाट की बिजली उत्पादित होगी वित्त वर्ष 2028-29 तक जो है ना ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, इसको हरियाणा पावर परचेज कमेटी ने 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए 25 साल का समझौता कर दिया, फाइनल हो गया। ये आपूर्ति 28-29 से स्टार्ट होगी। बिजली की आपूर्ति डीवीसी के अलग अलग थर्मल प्लांट होंगे, जैसे रघुनाथपुर होगा, कोडरमा होगा, दुर्गापुर होगा। और इस समझौते से हरियाणा के साथ साथ डीवीसी की मौजूदा साझेदारी का विस्तार है। इससे पहले 300 मेगावाट बिजली हरियाणा को मिल रही थी, अब ये विस्तार हो गया है, 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए होगा ये। इस समझौता से हरियाणा राज्य के अंदर ना बिजली की आपूर्ति रहेगी, हमें कमी नहीं रहेगी। ऊर्जा सुरक्षा उपाय है वो भी हमारे ठीक होंगे, तो कह सकते हो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हरियाणा राज्य का एक अच्छा कदम है। ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। 1951 के अंदर जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, 1951 से 56 के बीच में ये तैयार हुआ था। दामोदर नदी कहाँ की नदी है सर? ये झारखंड की नदी है, ध्यान रखना आप लोग। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल का दुख भी कहलाती है और पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा भी है। जीवन रेखा इसलिए क्योंकि अब इस पे बांध बन गया तो सिंचाई के लिए नहरें हैं, और दुख इसलिए कहलाती थी क्योंकि इसमें असमय बाढ़ आ जाती थी इस करके। सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और किशोरियों के लिए योजनाओं की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है? सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर ट्रैकिंग स्कीम फॉर वुमेन एंड अडोलसेंट, जो गर्ल है उनके लिए। तो इसका ठीक आंसर रहेगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने ही उसको स्टार्ट किया है, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन। ये हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभ की समयबद्ध डिलीवरी को ट्रैक करना है। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन करने वाली 10 से 45 साल की महिला या लड़कियों के लिए ये योजना है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल के जरिए सैनिटरी नैपकिन पैड है ये वितरण किए जाएंगे। लाभार्थियों का डेटा हर महीने अपडेट भी किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ है इस बार, आपको पता ही है, ये एप्लीकेशन की लॉन्चिंग पे की गई थी। अभी आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के टोटल 10 साल पूरे हो चुके हैं। और इसके अलावा यह महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुविधा के सुधार में एक डिजिटल कदम है। लाभ की जो पारदर्शिता और ट्रैकिंग के लिए एप्लीकेशन है ये, वे किन को सैनिटरी नैपकिन पैड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया और सक्षम हरियाणा की दिशा में भी बड़ा कदम है ये। हरियाणा में गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए बसों में भी, ये भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर बस के अंदर भी सैनिटरी नैपकिन पैड लगाए गए हैं। हालांकि प्रैक्टिकली कितना एग्जीक्यूटेड है ये तो आप अगर गुरुग्राम से हैं तो बताइए मुझे कि अगर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेड है क्या। थ्योरेटिकली तो देखो इसको न्यूज़ आई थी, करंट अफेयर भी मैंने पढ़ाया था, प्रैक्टिकली कितना एग्जीक्यूटेड है आप बता सकते हो। गुरुग्राम में वैसे हरियाणा का पहला ग्रेन एटीएम भी बना था, अनाज एटीएम भी। चलिए आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि अग्रोहा टीले की खुदाई का कार्य किया जा रहा है, बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना आप लोग। आप सभी को राधे राधे।